जी। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। समानो मन्त्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रः अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि वा आकूति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद। आज की कार्यशाला के मुख्य वक्ता एवं हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री सतीश जी। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राजीव राज नेहरू जी, सम्मानित कुलपति विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, सभी अधिकारीगण एवं उपस्थित बंधुओं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबका अभिवादन अभिनंदन। कल हमने जो पहला दिन था उसमें जैविक उद्यमिता के बारे में लेसन हमने पढ़े, सीखे, और जैविक उद्यमिता किस तरीके से एक स्वाभाविक भारतीय उद्यमिता की पद्धति है और इसकी क्या आवश्यकता है, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार और जीरो बिलो पॉवर्टी लाइन और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। इन सब बातों की कल विस्तार से माननीय श्री सतीश जी ने हम सबके समक्ष चर्चा की। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि उद्यमिता का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसमें दो जो विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है: उद्यमिता का सही समय और सृजनशीलता का विचार। आज इन दोनों विषयों पर जो इस पुस्तक का अध्याय तीसरा और चौथा है उसमें विस्तार से विद एग्जाम्पल हम सबके समक्ष माननीय श्री सतीश जी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखने में ये अक्सर आता है कि देर इज नेवर ए राइट टाइम टू स्टार्ट ए बिजनेस। कोई एक समय कोई निर्धारित होगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू क्रिएट द राइट टाइम। हमें समय को अपने आप स्वयं क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे अंदर एक जो जज्बा है, एक जो ड्रीम है, उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं, उसको एक पिक्चर अपने दिमाग में कैसे रखते हैं, पेंट करते हैं और धीरे धीरे उस पर कार्य शुरू करते हैं, ये आवश्यक है। कल भाई साहब ने बताया कि हम सबके लिए जो उद्यमशीलता है उसमें एक आवश्यक गुण जो है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तब आता है जब हम कोई ना कोई जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। और इसके लिए जो अर्न एंड लर्न जो है, पढ़ते समय हम कैसे कैसे धीरे धीरे काम करें और उससे कमाई भी करें और लर्न भी करें। इसी तरीके से आजकल जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है वो भी इसी दिशा में काम करता है। और जो मुख्यतः अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि भाई सोचते तो बहुत कुछ है मगर उसका समय नहीं आता, वो कई कारणों से शायद नहीं आता। एक तो फियर ऑफ फेलियर है, हमेशा हमें डर लगा रहता है कि कभी फेल ना हो जाए, कभी काम नहीं किया। और दूसरा अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि काम सक्सेस होगा नहीं होगा, वातावरण ठीक है, कल गलत हो जाएगा, रिस्क बना रहता है, पैसा डूब ना जाए। तो इस तरह के जो हमारे अंदर फियर होते हैं, इन फियर से कैसे दूर हम उभरें, दूर करें, ये हम सबके लिए जरूरी है। और सही मायने में यही उद्यमशीलता है, यही उद्यमिता के गुण हैं जो हमें हमारे बीच में चाहिए, हम सबके बीच में चाहिए यदि एक सफल उद्यमी बनना है। दूसरी तरफ इसी तरीके से जो उद्यमिता का जो मार्ग है उसमें आइडिया का बहुत इम्पोर्टेंस है कि
किस तरीके से विचार सृजनशील हमारे बीच में आए हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रखूंगा। दिल्ली से पूनम गुप्ता लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी इकोनॉमिक्स में, और बाद में उन्होंने एमबीए भी किया। शादी के बाद वो यूके में, स्कॉटलैंड में, वहां पर सेटल हुई और नौकरी की तलाश करने लगी। नौकरी वहां पर नहीं मिली, मगर उस दौरान, उस सारे प्रक्रिया में उसने देखा कि जिन जिन ऑफिस में गई वो, वहां पर ढेर सारी रद्दी अखबारों की मिली। अब ढेर सारी अखबारों की रद्दी से उसको ये आइडिया आया कि इस सारी रद्दी को इकट्ठा कैसे किया जाए, और इकट्ठा करके उसको उन्होंने एक पीजी पेपर मिल के नाम से एक कंपनी खोली, जिसको उस स्क्रैप को रिसाइकल किया। और रिसाइकल से आज उनका 800 करोड़ का बिजनेस 60 से भी ज्यादा देशों में चल रहा है। ये एक आइडिया था जो उनको एक वातावरण से देखने को मिला। तो वातावरण से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप सबको पता है कि अनुपम मित्तल, जिन्होंने शादी.com की स्थापना की, वो पढ़े लिखे, अमेरिका से, बॉस्टन से पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद भारत में आए, वहीं पर बहुत बड़ा एक सफल स्टार्टअप्स भी किए, इन्वेस्टमेंट भी की। मगर उनके परिवार की ये इच्छा थी कि वो यहाँ पर आए और उनकी शादी हो। शादी में जब उन्होंने परिवार से हाँ की तो उनको 25-30 ऐसे बायोडाटा मिले। तो उनका विचार आया कि मैं इन 25-30 तक ही अपनी जो इसको सीमित क्यों करूं, क्यों ना मेरे पास एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो जिससे कि लोगों को एक जो ऑनलाइन मैच मेकिंग है, इसकी प्रक्रिया का वो हिस्सा बने, और एक वर्ल्ड वाइड, जैसे हम कहें, उसमें सिलेक्शन का उनको अवसर मिले। इस सोच की जो देन थी वो थी शादी.com। इसी तरीके से अनेक यहाँ पर आप सबके समक्ष उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं उन सभी बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज इन सारे विचारों को माननीय सतीश जी पूरे भारतवर्ष का जिन्होंने भ्रमण किया, युवाओं से बात की और गहन चिंतन किया, और उस गहन चिंतन के बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले, सार निकाला, वो हम सबके समक्ष भाई साहब रखने वाले हैं। तो मैं माननीय श्री सतीश जी से आग्रह करता हूं कि आज की जो कार्यशाला है, इसको हम सबका मार्गदर्शन करें, प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर मित्तल जी। बहुत ही सम्माननीय हमारे यहाँ पर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी हैं। वे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक भी हैं, और इस विषय की ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका भी इन्होंने संकलन और लेखन किया है। आज डॉक्टर राज नेहरू जी, जो श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय हरियाणा के वाइस चांसलर हैं, वो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे जी, जो हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। प्रोफेसर विकास जी तो हैं ही, जो इस सारे के आयोजन के प्रमुख ही हैं। ये जो 7 दिवसीय कार्यशाला अपनी चल रही है, इस सारे का आयोजन वे कर रहे हैं, और उनका सहायता कर रही हैं डॉक्टर जया जी। और बाकी दिल्ली कार्यालय से मेरे साथ अंकित जी, विजित जी और ये सब लोग हैं। कल हम लोगों ने और चर्चा की थी उद्यमिता का महत्व, और रोजगार की ठीक परिभाषा क्या है। रोजगार की परिभाषा को अगर ठीक से डिफाइन किया तो हमें कौन सा मार्ग मिलता है, और स्वाभाविक रूप से उद्यमिता के मार्ग। रोजगार की परिभाषा के 3 जो गलत व्याख्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी हम लोगों ने, और वे आए थे। और अब कुल मिलाकर हम लोग जो है जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है आज का। और ये देखना कि उसकी आयु क्या है, उसके उसकी कब शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहला वो भी यही है हमारा कि हम अपनी तैयारी शुरू कैसे करें और कब से करें। कल की सारी चर्चा में आ गया कि मैंने और उद्यमी विषय बनने के लिए तैयार कर दिया यार को। तो उद्यमिता बनने में मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूँ।
कौन सी उससे शुरू करना, तो ये भी कल विषय आ गया था। सामान्यतः 16, 17, 18 वर्ष की आयु में हम शुरू कर सकते हैं। पिछली पढ़ाई हमारी कैसी है, हमारी हम बीटेक कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खाली हैं या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, हम सब अपना काम करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए भी अपना एक छोटा स्टार्टअप, अपना एक छोटा उद्यम ये शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए वहां से जो करना, तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को तैयार करना, अपने आप को दृढ़ संकल्पित करना। भाई जरा ध्यान करना, दृढ़ संकल्प कैसा हिसाब किताब होता है, किसी भी स्टार्टअप को प्रारंभ करने का जो सबसे पहला गुण चाहिए, बाद में 6 गुणों की हम चर्चा करने वाले हैं अगले उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण चाहिए, जो सबसे बड़ा वो कर है, वो है संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना, यहां तक कि प्रार्थना भी करना कि मैं एक सफल और योग्य उद्यमी बनकर रहूंगा। इसे बड़ा महत्व है। आप देखेंगे जितने भी बड़े कल को सक्सेसफुल बने हैं, उन सबके पीछे सबसे बड़ा उनका निश्चय कैसा था, उनका संकल्प कैसा था। दृढ़ संकल्पी व्यक्तियों ने ही इस विश्व को बदला है, वही अपना बिजनेस भी और स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव ही ऐसा है कि जिन लोगों के दृढ़ संकल्प की कमी रहती है, उनकी सब प्रकार की योग्यताएं और व्यवस्था होने के बावजूद भी वो जल्दी लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए जैविक उद्यमिता में जब हम आंतरिक गुणों की बात कर रहे हैं, इनसाइड आउट की थ्योरी पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है हम अपने आप को संकल्पित कर लें कि बस अब मैं एक बड़ा वो करके दिखाऊंगा। निश्चय करिए, संकल्प करिए, प्रार्थना करिए, जिसकी भी आप उससे करते हैं। अब आप जब करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति बिना उसके भी करता है। एक उदाहरण यहाँ पर है प्रेम गणपति जी का। ये तमिलनाडु के एक जगह के रहने वाले हैं। छोटी उम्र में बचपन में मुंबई आ गए, कुछ पढ़ाई खास की नहीं, गाँव में वातावरण भी ऐसा था, कोई 6वीं 8वीं पढ़े होंगे, कोई खास मतलब नहीं, भाषा भी तमिल। अब ये पहुंचे थे वहां पर मुंबई में, कुछ काम नहीं मिला तो पीछे प्लेटें धोने का काम एक रेस्टोरेंट में मिल गया। अब बड़ी देर तो प्लेटें ही साफ करते रहे, बाद में लगा मैं पीछे प्लेटें क्या साफ करता हूँ, किसी तरीके से एक दूसरे रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर दी कि चलो वेटर आगे आगे कस्टमर से बात करता है, थोड़ा इनको कैसे उनसे वेटर से बात करना इसका अभ्यास हो गया। और वहां से धीरे धीरे करके फिर इन्होंने अपना एक छोटा सा एक टी स्टॉल खोल लिया, कॉफी स्टॉल, किसी के साथ पार्टनरशिप में। बाद में उस पार्टनरशिप ने उसको धोखा दे दिया, तो दोबारा से 1,000 रुपए के साथ इस व्यक्ति ने अपना काम शुरू किया। ये जिसका आप फोटो देख रहे हो, जो देखेंगे, अब ये 1,000 रुपए के साथ केवल, ठीक है, आज से 20-22 साल पहले 1,000 रुपए ने आज के 10,000 रुपए के बराबर होगा मान लो, लेकिन 10,000 रुपए क्या चीज होती है मुंबई में। इन्होंने वहां से शुरू किया, धीरे धीरे एक फिर छोटा फिर बड़ा, और करते करते स्टोरी तो लंबी है, लेकिन आज डोसा प्लाजा ये 26 के बड़े आउटलेट हैं, भारत से बाहर भी इसके 4 या 5 आउटलेट। कितना बड़ा शुरू कर दिया, क्यों? एक संकल्प था। मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या कुछ नहीं जानता, वहां की भाषा नहीं जानता, लेकिन एक संकल्प था कि नहीं भाई, मैं एक ना एक दिन बड़ा उद्यमी बन के दिखाऊंगा। और आज वे हैं। और इसीलिए जो लड़के अर्न बाय लर्न या पढ़ाई करते हुए शुरू करते हैं, उनको ध्यान दीजिए, संकल्प करना चाहिए, पढ़ाई भी भरपूर करेंगे, मेहनत की इंतहा करेंगे, सेल्फ इंटर्नशिप करेंगे। यही वास्तव में बड़े व्यक्ति के बनने की शर्त भी है। मैं अर्न बाय लर्न को अर्न बाय लर्न नहीं बोलता, सेल्फ इंटर्नशिप है। ये वास्तव में अपने आप को सिखाना है, अभ्यास करना है। उस नाते से अगर हम देखेंगे और जब हम ये अपना संकल्पित हो जाते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है वो आवश्यक है, वो है बहुत से लोग इसमें घबराते हैं, लेकिन परिवार से सहमति लेनी आवश्यक। परिवार का आशीर्वाद जो है ना, कुछ को लगता है ये आशीर्वाद तो केवल वैसी बात है ना। हमारी सब स्टडी करने के बाद शंकराचार्य जी से लेकर
आज हम जिसका चर्चा करेंगे वाइकिंग के ईश्वरप्पा जी तक का, सब लोगों को घर की सपोर्ट ये बहुत जबरदस्त आवश्यक होती है, खासकर प्रारंभिक समय में तो बिल्कुल बड़ी आवश्यक। इसलिए जब हम 11वीं 12वीं से या 16 17 या फर्स्ट ईयर करते हुए मोबाइल लर्न से शुरू करें, तो सबसे पहले घर से अनुमति। हाँ, यहाँ मैं बता दूं, घर से अनुमति मिलती नहीं है भाई। क्यों? उन्होंने कभी इस विषय में सुना ही नहीं है। उनको ये लगता नहीं है कि ये अर्न बाय लर्न की ठीक प्रक्रिया है। आपको हमको तो बहुत चीजें पता हो गई, ये जैविक उद्यमिता पता हो गई, इतने उदाहरण सुन लिए, इतना सारा। घर वालों तो नहीं सुने, वो तो पुरानी मानसिकता में चल रहे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढो। आपने नया किया, वो कह रहे तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, नंबर कम आएंगे, हम बैठे हैं, तू क्यों चिंता करता है, काहे को तेरे को पैसे चाहिए अभी। ये वास्तव में पैसा कमाना नहीं है, ये वास्तव में उद्यमिता सीखना है। उसकी अनुमति परिवार से अवश्य लेना। और नहीं मिले तो शंकराचार्य जी का उदाहरण याद कर। शंकराचार्य 14-15 साल की उम्र में उनके मन में आ गया कि मैं सन्यासी बनूं। तो सन्यासी बनने के लिए माँ के पास गया अनुमति। माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक ही लड़का है मेरा, ये क्या मतलब हुआ। अब इन्होंने अपने गुरु को कहा था कि मैं माँ से अनुमति लेकर ही अब माँ तो मान नहीं रही। सन्यासी बनने के लिए एक ही लड़का और माँ कहाँ से मान जाए। बड़ा जिद हुआ, पढ़ा, 1 दिन 2 दिन माँ को मनाया, नहीं मानी माँ, ये किया वो किया। अंत में इन्होंने एक तरीका निकाला। वहां बड़ा तालाब था, तालाब के पास एक घाट था। वहां घाट के पर एक इन्होंने मगरमच्छ जैसा एक वो बनाकर रख दिया। और माँ उधर घाट पर तालाब पर वो सोच रही थी, इधर ये पैर जो है, ये क्या नाम है, उसमें डाला, और वो जो इन्होंने बनाया हुआ है खिलौना कोई मगरमच्छ टाइप जैसा था, उसने इनका पैर खींच लिया। और ये पैर भी, अरे माँ मर गया, वो तो शंकर वो ले जा रहा है मेरे को, मैं तो आज खत्म, मैं मर गया मर गया। नहीं 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 बाबा बाबा बाबा, मैंने कहा, बस एक उस पर मैं अपने निकल सकता हूँ, को सन्यासी की वो जाने दे तो ठीक, अन्यथा मैं तो जला। माँ ने सोचा तो लड़का गया, तो कहा नहीं, बन सन्यासी बन, जो मर्जी बन, दी तेरे को अनुमति, निकल बाहर किसी तरीके से। और कहते हैं कि वो वहां तो उसने अपनी कर्तव्य किया था, फिर वो निकला है। यानी माँ से अनुमति लेने के लिए क्या क्या किया उसका एक छोटा उदाहरण है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि शंकराचार्य माँ को नाराज करके या चुपचाप निकलकर सन्यासी नहीं बने। माँ को जब तक मना नहीं लिया, तब तक वे सारी ये प्रयास करते रहे। और एक बात बताऊं, घर से अनुमति लेने में जो आप संघर्ष करते हैं ना कि मैं अपना कुछ छोटा काम शुरू करूंगा, इसकी काम शुरू करते हैं ना, ये जो संघर्ष घर से करते हैं, पिताजी को मनाते हैं, माँ को मनाते हैं, भाई को मनाते हैं, वो कहते हैं अरे क्या फजूल की बातें करता है, किंतु ये जो आप मनाते हैं, ये आप वास्तव में उद्यमिता सीख रहे हैं। क्योंकि घर के लोगों को मनाना तो आसान है, जिसको घर के लोगों को मनाना नहीं आया, वो बाहर के किसी व्यक्ति को अपने ऑर्डर के बारे में कैसे मना पाएगा। इसलिए घर से अनुमति लेना भी उद्यमिता सीखना है, अपने आप को मजबूत बनना और बनाना है। इस नाते से हम जरा देखेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, आगे चले हुए। अब जब हमने मन बना लिया, घर से भी परमिशन का ले ली, अब हम आते भी किससे शुरू करें। यहाँ पर एक बड़ा विषय आता है, ये आइडिया क्या हो, किस आइडिया पर काम करें। मेरे से एक युवक ने पूछा, सतीश जी ये आइडिया क्या होता है। ये पता नहीं आइडिया, ये आइडिया से कैसे कोई अपना बिजनेस शुरू करता है, या काम शुरू करता है, फैक्ट्री शुरू करता है। मैंने कहा आइडिया से शुरू करता है, क्या मतलब। मैं कहा वास्तव में आइडिया क्या होता है, आप किस समस्या का समाधान देना चाहते हैं अपने उत्पाद से, ये एक अच्छा आइडिया है कि नहीं है, इसी को आइडिया कहते हैं। आवश्यकताओं का समाधान खोजना, समझना, देखना, यही वास्तव में आइडिया होता है। आप अभी कई बार क्या करते हैं कि 4 चीजों का काम चल रहा है, मैं भी 5वां खोल लेता हूं। आपका काम बहुत नहीं चलेगा। क्यों? आप मार्केट में पहले से ही कंपटीशन तो होता ही हर एक चीज का।
कौन सी चीज का नहीं होता? आपके पास नया आइडिया क्या है जो आपको बाकी की बजाय नया ग्राहक मिले? तो ये नया आइडिया क्या है? तो ये वास्तव में कोई आप छोटी बड़ी समस्या या जिसको गैप बोलते हैं उसका समाधान जो है वो देना। मैं कई बार छोटे उदाहरण के देता हूँ। कोई नई वस्तु आप अगर दे देते हैं, नई आइटम, आवश्यकता या समस्या तो नहीं थी लेकिन नई आइटम थी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल जो है आए हैं, तो आवश्यकता क्या थी कि मोबाइल से आप काम करते हैं, जो बेसिक फोन है उससे चल जाता था। लेकिन आपने नई आइटम दे दी, ये वाला फोन, क्या कहते हैं इसको, स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन में टच स्क्रीन, तो स्मार्टफोन टच स्क्रीन, ये नया उत्पाद है। आवश्यकता तो नहीं है लेकिन नया उत्पाद है, इसे लोग खरीद रहे। तो नया उत्पाद, नई चीज या पुराना कोई समस्या का समाधान, कोई आवश्यकता का समाधान, इसको आइडिया बोलते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया है तो आप, क्या नाम है, आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। एक बड़ा उदाहरण तो यहाँ पर भी दिया है, और वो दिया है बिंदेश्वरी पाठक जी का। बिंदेश्वरी पाठक जी के बारे में आपने सुना होगा, मूलतः बिहार के रहने वाले। एक बार दिल्ली आए, दिल्ली आए, स्टेशन पे उतरे, तो उनको उस समय पर शौक जाना था। पैसे तो थे नहीं खास अपने पास कि किसी होटल होटल में जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ जो स्टेशन का जो था वो तो बंद था, और दूसरा भी उनको कोई मिला नहीं। तो सोचे पेट का प्रेशर हो रहा है तो कहाँ जाए। तो वो जाने के लिए तैयारी करने लगे, इधर उधर जाके। तो बहुत तैयारी करने पर भी उनको मिला नहीं हिसाब था। तो अंत में क्या करें, तो अंत में वो एक सामने वाले एक होटल वाले में गए। होटल वाले ने कहा कि मैं तो रूम का एक चार्ज लूंगा। इन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे बहुत कम है, लेकिन इनको प्रेशर था। खैर, स्नान करने के लिए और शौच करने के लिए उसने अच्छे खासे पैसे लिए, इन्होंने दिए, वो आए। वहां से इनको आइडिया क्या सूझा, इसको मेन पे कर लो, मेन फोकस कर। तो इनको आइडिया क्या सूझा? आइडिया सूझा कि मुझे, अगर मैं ये जो समस्या मेरे को हुई है ये बाकियों की भी होती होगी, और अगर मैं ये जो बाकियों की समस्या का कोई समाधान कर दूं तो बड़ा पैसा भी हो सकता है और बड़ी समाधान हो सकता है। अब ये देखिए ये क्या आइडिया है। लोगों की समस्या थी कि रोज सवेरे सवेरे ट्रेन से उतरते थे, शौच करने के लिए, स्नान करने की कोई जगह नहीं मिलती थी। अब ये समस्या इन्होंने फाइंड की। अब इस समस्या का मैं समाधान कर सकता हूं क्या? हाँ, उसमें से निकला सुलभ इंटरनेशनल शौचालय। और ये कैसा आइडिया कि लोगों की एक बड़ी समस्या, उसका समाधान किया जाए, इसको लेकर जो है, और वो कर चुके। और उन्होंने अपना जो है समाधान प्रस्तुत कर दिया। और आज सुलभ इंटरनेशनल तो हम जानते हैं काफी बड़ा एनजीओ बना, बाकी सारे। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये दृष्टिकोण है, ये समाधान है, ये सकारात्मक सोचना है, ये आइडिया, और ये श्रृंखला होती है। कोई ये ना सोचे, सोच करो, ये कोई ये ना सोचे, बोल ले आओ मेन मास्टर, कोई ये ना सोचे कि कोई एक आइडिया ही होता है ना। ये आइडिया एक के बाद एक श्रृंखला होती है, ये स्वभाव होता है। समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण, उनके हल निकालने का तरीका, इसी को आइडिया कहते हैं। कोई एक चीज आ गई बस उसी पे हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको आगे की आगे छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान सोचने का स्वभाव है क्या? तो ये एक जो है आइडिया होता है। और जितना बड़ा आइडिया उतनी बड़ी कमाई भी। शुरुआत छोटे से करें, शुरुआत बड़े से नहीं करनी चाहिए। शुरुआत छोटे से करें, तो घर से करें, कॉलेज से करें, गांव से करें, जो भी करें। और मैंने अब उदाहरण दिया था स्टूडेंट लस्सी वाले का, और स्टूडेंट लस्सी वाले का क्या उदाहरण है, मेन पेपर। स्टूडेंट लस्सी वाले का क्या उदाहरण है? तो वहाँ गोरखपुर के पास में एक जगह पर गया था, वहां पर
एक अपना कार्यकर्ता है, गौरव है शायद नाम उसका, गांव से आता था। गांव से आते हुए क्या करे, और जरा आर्थिक दृष्टि अच्छी नहीं थी, घर में गाय भैंस वगैरह थी, इसलिए घर से दूध लेकर आया। वहीं पर ही वहाँ गोरखपुर के विश्वविद्यालय में हमारी जो बहन जी है, जो स्वावलंबी भारत अभियान की सह समन्वयक है, वो वहां का, उसने कहा कि तुम इसको दही बनाकर बेच। उसे दही बनाकर बेचा, थोड़ा पैसा ज्यादा मिला। फिर उन्होंने कहा इसको अगर लस्सी बनाकर बेच, तो उसने उसको वहां पर स्टूडेंट लस्सी, ऐसे 8-10 स्टूडेंट ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के अपने थोड़े 100-200 रुपए इकट्ठे किए, और स्टूडेंट लस्सी करके वहां शुरू कर दिया। और इतना पॉपुलर हो गया कि अभी जब मैं पीछे गया था, वो मेरे को कह रहा था हमारे 27-28 जो है ऐसी रेडियो और आउटलेट शुरू हो गए हैं, और हमारी तो 2.5-3 लाख रुपए की हर महीने की सेल हो रही है स्टूडेंट, और लाखों रुपए में अभी से आ गया है। तो क्या है कि वहां पर लड़कों को अच्छी लस्सी या ऐसा ठंडाई नहीं मिल रही थी गर्मी के दिनों में। अब इसे लाकर उसमें अलग अलग फ्लेवर वगैरह लगाकर कर दिया, लोगों को सुविधा मिल गया। स्टूडेंट लस्सी नाम भी अच्छा रखा, कुल मिला के चल गया। बहुत छोटे से पैसे थे, कुछ 5-10 लड़कों ने इकट्ठे होकर किया है, नहीं चल गया। और ऐसे ही क्या नाम है, हमने वहीं पर ही लखनऊ में ही एक अपने अपने एक कार्यकर्ता है, पवन सिंह चौहान, उन्होंने से मैंने बातचीत की। वो कह लगे सतीश जी, मैंने अपने गांव में मेरे झगड़ा हो गया, वहां से लाकर तो क्या करना, तो गांव से सब्जी लाकर मैं यहाँ पर बेचता था, जहां पर आज उनका एक बड़ा स्कूल है। यहाँ मैंने सब्जी बेची, या मैंने कपड़े बेचे, या मैंने चाय बेची, या मैंने समोसे बेचे, मैंने 15-16 वो किए। फिर मेरे ध्यान में आया कि मेरे पास जमीन का जुगाड़ तो है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई उतना बढ़िया स्कूल नहीं है। स्कूल तो दे, लेकिन मैं नए प्रकार का स्कूल शुरू करता हूँ। और वहां उन्होंने एक नए प्रकार का विद्यालय शुरू कर दिया, और उस विद्यालय में वो कबड्डी खिलाते हैं सबको, जिससे उनको एंटरप्रेन्योरशिप और गीता के बेसिक उनका जो है समाधान आ जाए। बड़ा विचित्र लगा, लेकिन आज ये सच है कि उनके पास 15,000 बच्चों का बहुत बड़ा तो आइडिया जितना बड़ा, समाधान जितना बड़ा, उतनी ही बड़ी कमाई। या मैं को बताओ, समस्या से समाधान करना, यही वास्तव में आइडिया होता है, यही कमाई और एंटरप्रेन्योरशिप की जान। कोरोना हुआ, बड़ी भारी समस्या हुई। कोरोना की दवाई, उस समय लाखों लोग सारी दुनिया में पीड़ित थे। कोरोना की दवाई जब पूना वालों ने और हमारे हैदराबाद वालों ने, दो हमारे यहाँ पर विकसित हुई, उसके इंजेक्शन, कितना बड़ा उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया। विश्व की सबसे बड़ी समस्या, लाखों लोग मर रहे थे अमेरिका में लेकर यहां तक, और जिन 5-6 कंपनियों ने सबसे पहले इसकी वैक्सीन विकसित की, वे करोड़ों नहीं, लाखों को छोड़ दीजिए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाते। क्यों? उन्होंने जितनी बड़ी कठिनाई का समाधान प्रस्तुत किया, पैसा उतना ही बढ़ा। लोग कहते हैं यहाँ तो बड़ी कठिनाई है, जहां कठिनाई है वहां समझ लो पैसा है, जहां भी हो। कहा आप कठिनाई का समाधान दो, पैसा दो। ये उद्यमिता का बेसिक है, यही आइडिया का बेसिक है। इसलिए जहां कहीं पर भी कोई कठिनाई दिखे, उसको कठिनाई मत मानना, उस कठिनाई का समाधान खोजने की कोशिश करना, वो एक अवसर भी होता है। और वहीं पर समझो आपके लिए बड़ा आइडिया है, और आप एक बहुत बड़ी कमाई जो है करने का साधन जो है वो वहां पर जो है आपको मिल सकता है। और यहाँ मैं बताऊं, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप किससे कमाते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कमाते हो। लोग सांसों से भी कमाते हैं जी। बाबा रामदेव किससे कमाता है भाई? सांसों से कमाते हैं। रामदेव, महत्वपूर्ण है कि आप मार्केट करने का आपका इरादा है। बाबा रामदेव तो लोगों को, आजकल शहरी लोगों को शुगर बीपी ये हो रहा है, उनका मैं सांसों से इसको ठीक कर दूंगा।
प्राणायाम को खोजा और प्राणायाम से शुरू कर दिया, आज 40,000 करोड़ की कंपनी बन गया। तो इसलिए इसको ध्यान करिए। अच्छा, एक मैं मजेदार उदाहरण बताता हूँ आपको। आज अपना ये जो कार्यशाला चल रही है, अब इस कार्यशाला में बहुत बड़ा जूम का वो खर्चा भी लगना था, यहाँ के भी लगने थे, बाकी छोटा मोटा लगे, कितना 30-40,000 रुपया लग जाएगा, बाकी लग जाएगा, तो क्या करें? करें तो करते ही, घाटा होता जो भी होता। लेकिन हमारा घाटा तो नहीं सना, हम दुनिया को सिखा रहे हैं और अपना ही जो सिखाने का प्रोग्राम घाटे में है। हमने नहीं, तो टीम बैठी, आपस में चर्चा की और चर्चा की क्या भाई, 200 रुपया से हमको शुरू करा था भाई, आखिर हम सिखा रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि दवाई और शिक्षा ये मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, और मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए तो इसलिए करना भी चाहिए, और कोई बड़ी बात भी नहीं की। 200 रुपया शुरू कर दिया, तो कम से कम इस कार्यशाला, 7 दिन की कार्यशाला का घाटा कुछ नहीं हुआ, इसमें से भी हमने कमाया ही है। तो कमाई करना, ये आइडिया क्रिएट करना, ये एक प्रमुख बात है। क्या चीज है? मैंने कहा कि सांसों से भी कमा सकते हो, तो कार्यशाला कर रहे जैविक से, इससे भी हमने कमा लिया। वो 200 रुपये शुल्क रखने के मेरे में मैंने भी ये कहा कि हम भी सिखाएं कि कैसे आप कार्यशाला में से भी कमा सकते हैं। हो गया जी शुरू। इस नाते से महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे कैसे कमाई के आइडिया खोजते हैं, समाधान खोजते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये एक प्रमुख बात है। फिर जब आपको आइडिया आ गया, बाकी सब हो गया, तो आप अब इस अपने समाधान बेचने को, आइडिया को करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, करने वाले हैं, उस तज्ञ बनिए। मैं प्रशांत कॉर्नर वाले, एक मिठाई वाले हैं, मुंबई के कर्क में था प्रशांत कॉर्नर वाले। मैं जब वहां गया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सतीश जी, मैं जितनी हाइजीन, जितनी मैं सफाई रखते हुए जितनी बढ़िया मिठाई बनाता हूँ ना, मुंबई में कोई नहीं बना पाता, इसलिए मेरी मिठाई सबसे ज्यादा बिकती है। 26 आउटलेट है, 260 करोड़ का टर्नओवर है, 8वीं पास है प्रशांत जी। क्यों? क्योंकि जो काम आप शुरू करने वाले हो, उसकी बारीकी में जाने का आपका स्वभाव है या नहीं है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या आइडिया और किससे आप कमाना शुरू कर रहे हो। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप सोचते मेरा यूट्यूबर का काम मैं इससे करूंगा, नाई के काम से शुरू करना चाहते हो, आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनो, या कोई दूध का उत्पाद, लस्सी, दही बेचो, उस व्यापार की, उस काम की बारीकी में आप जाने का आपका स्वभाव है या नहीं है। आप उसके एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। नहीं है तो बस एक्सपर्ट बनो पहले। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूबर के एक्सपर्ट बनना है। आप दूध लस्सी बेचना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसके एक्सपर्ट बनना है। मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चला, मेरा काम तो अच्छा है। मेरा काम अच्छा क्या? जब थोड़ा सा मैं पूछता हूँ यार का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें उन्होंने एक्सपर्टीज लिए बिना शुरू कर बैठे, एक्सपर्ट बनते नहीं, और फिर कहते जी मेरा है तो बड़ा अच्छा, बिकता नहीं है। हंस रुकिएगा, एक्चुअली आप उसके एक्सपर्ट बने नहीं थे, आपने उसकी क्वालिटी खड़ी नहीं की थी। तो आप यूट्यूबर बनते हो या नाई बनते हो, कंटेंट राइटर बनते हो या वेब डेवलपर बनते हो, दूध बेचने वाला बनते हो या क्या बनते हो, आप उसके एक्सपर्ट है कि नहीं है, ये सबसे प्रमुख बात, इससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसके बारे में मेरा वो मंत्र है, निपुणता चाहिए। दूसरा मंत्र है निपुणता चाहिए, तीसरा मंत्र निपुणता चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप सफाई करने वाला काम शुरू करो या टेलीविजन बेचने का काम शुरू करो, आप उस बिजनेस की बारीकी में, उस सब्जेक्ट की बारीकी में गए हैं कि नहीं गए, आप उस विषय के पूरी तरह तज्ञ हैं कि नहीं। इसलिए आइडिया सूझ गया आपको, बाकी सारी चीजें आ गई, तो आप तज्ञ बन गए। बिल्कुल ऐसा तज्ञ कि आपके शहर में उसके बराबर का है ही नहीं। मानो आप नाई बनना चाहते हैं, मानो आप दूध बेचना चाहते हैं, या आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आपके जैसा नाई की कटिंग करने वाला उस शहर में दूसरा मिलना मुश्किल। आपने इतना उसमें एक्सपर्टाइज किया है। वेब डेवलपर, वेब डिजाइन आप ऐसा बनाते हैं कि लोग अपने आप भागेंगे आपकी तरफ।
ऑफिस पर आते हैं कि नहीं आते हैं, इसको जरा ध्यान करिए। और फिर ये बने कैसे? जैविक उद्यमिता में हमने कहा खर्चे वर्चे तो करने नहीं है बहुत ज्यादा, तो अपने आप, अपने कोई शिक्षक होगा आपका, उससे सीख सकते हो, अपने पड़ोसी से सीख सकते हो, और आजकल तो सब जगह पर गूगल बाबा और यूट्यूब माता, ये दो तो बैठे ही होते हैं। अभी भी आप इसके बीच में जाओ तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सीखने का कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, फ्री वाला भी मिल जाते हैं, बहुत सी चीजें, कोई भी काम सब जगह मिल जाते हैं। वहां पर कोई आपके इलाके में कोई अच्छा उस चीज का एक्सपर्ट है, मानो हलवाई है या वेब डेवलपर है कोई, उसके पास आके बैठा, ऐसा मैं एक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का हूँ, वेब डिजाइनिंग मेरी बड़ी रुचि है, मैं आपके यहाँ 2-3 महीने लगाऊंगा, छोटा मोटा आपका काम कर दूंगा, मैं वेब डिजाइनिंग सिखा दीजिए ना। तो फिर अच्छा, इंटर्न का काम करेगा, हाँ करेगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं नहीं, पैसे इसको नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं, मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मुझे आप बस सिखा दीजिए, बस आप करते रहिए, मैं साथ साथ बैठ रहूंगा, छोटा छोटा पूछता रहूंगा, और आप सीखते शुरू कर दिया। आप रोज 2 घंटे वहां जाते हैं, और किसी जो वेब डेवलपर है उसके पास बैठे रहते हैं, बस उसकी छोटी मोटी सेवा करते हैं, यानी पानी पिलाते हैं, कुछ करते हैं, वो करते हैं, साथ साथ सीखते रहते हैं, सर इसको ऐसे कैसे करते हैं, सर ये ऐसा करना, सर ऐसा कैसा, सीख लेते हैं। रात को यूट्यूब से सीखते हैं, गूगल से सीखते हैं, किसी शिक्षक से सीखते हैं, घर का व्यक्ति हो, पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, लेकिन उस सब्जेक्ट के ऐसे एक्सपर्ट बनते हैं अपनी मेहनत से। जरा ध्यान करना, ये सीखना, यही आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल स्टार्टअप वाला बना रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए ये आपको विनम्रता सिखाएगा, मेहनत सिखाएगा, और अधिकतम निपुण बनने का आपको तरीका बता देगा। आप इस विषय में थोड़ा आगे बढ़ जाइए, और कुल मिलाकर निपुणता के ऊपर सब्जेक्ट पर रहिए, आपके सफल होने की गारंटी भी इसी में है। यहाँ पर मैंने उद्यमिता के 5 सूत्र दिए हैं, आप लोगों ने पहले भी कभी सुने होंगे, दोबारा से भी एक बार दोहराता हूं। स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, बी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग, रिलायबल एंड टेक्नो सेवी, और पांचवा है ही नेशन फर्स्ट, स्वदेशी फर्स्ट। अगर हम इन 5 उद्यमिता के सूत्रों को अच्छी तरह करें, आज मैं इसकी बहुत व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन करेंगे तो काम बहुत अच्छा बनेगा। अब एक महत्वपूर्ण अगला चैप्टर आता है सीड मनी का। आपने आइडिया एक बना लिया, कोई किस विषय का काम करना है, उस विषय की गहराई में उतर गए, एक्सपर्ट भी बन गए आप। मान लो मैं कहता हूँ यूट्यूबर आप बने, या वेब डेवलपर बन गए, चलो कोई ये काम से फर्क है, वेब डिजाइनर के एक्सपर्ट आप बन ही गए। अब आप सोचते हैं कि इसको करने के लिए मुझे कुछ छोटे मोटे पैसा तो चाहिए, मानो आपको एक पुराना लैपटॉप भी चाहिए होगा, तो भी 20-25-30 हजार रुपये चाहिए, 40 हजार रुपये चाहिए। अब ये सीड मनी, या मैं कहता हूँ चलो 50 हजार से शुरू करते हैं, भैया 50 हजार जो काम को प्रारंभ करने का जो पैसा होता है उसको सीड मनी बोलते हैं। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है कि ये सीड मनी हम कैसे बनाएं, कैसे लाएं, कहां से लाएं, जरा ध्यान करना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतना ही अच्छा पेड़ कल को उगेगा। इसलिए सीड मनी जो है, ये बैंक लोन से नहीं लेगा, ये किसी सब्सिडी से या किसी फाइनेंशियल एजेंसी से। बाहर के एंटरप्रेन्योरशिप में तो सीड राउंड की भी फंडिंग होती है, लो जी आइडिया आपने बताया, तो आपको शुरुआत करने के लिए 1-2 लाख का चाहिए, बैंक भी आजकल लोन देते हैं ना भाई। सीड मनी खरीदा नहीं जाता, सीड मनी उधार का नहीं होना चाहिए, उधार का बीज रहा तो जिंदगी भर उधार चलेंगे आप, क्यों ऐसा लेना। आपने अपनी सेविंग की है क्या कोई, आपकी गुल्लक होगी कोई, आपका कोई बैंक अकाउंट होगा पर्सनल, आपने उसमें किया है क्या, देखा है क्या, नहीं है तो शुरू करो, वहीं से शुरू करो, अपना सीड बनाना शुरू करो पहले। घर में जो आपको खर्ची मिलती है उससे बचाओ, कोई रिश्तेदार दे गया उससे बचाओ, जैसे ही कुछ थोड़ा आपके पास 500-700, 1000, 5000 रुपया हो गया, फिर उसके बाद पिता से मांगो,
कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरे को 50,000 रुपए आपसे मैंने आशीर्वाद ले लिया है, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया तो मैंने अपनी सेविंग के बचा रखे हैं, बाकी पिताजी कह रहे हैं तू वैसे ही निकम्मा है, खर्चे बड़े करता है, और तूने बेकार ही करने हैं। लेकिन आप आग्रह करके पिता को मनाते हैं और वहां से 20-25,000 रुपए ले लेते हैं। फिर माँ के पास जाते हो, माँ कह रहे तेरे पिताजी से ले तो लिए, मेरे पास कहाँ है? नहीं नहीं मम्मी मेरे को पता तुम्हारे पास अलग से नहीं है, 5,000 तुम भी दे दो, तुम्हारा 30-35,000 हो गए। फिर आप गए, मामा का लड़का है, ठीक ठाक है, मामा रहे यार भाई मैंने अपना करना, तो मेरे को 10,000 मैं तेरे को वापस दे दूंगा। अरे यार तू गड़बड़ करता है, तेरे को नहीं करूंगा, मैं पूछूंगा, बुआ से बात करूंगा। नहीं यार मेरे को दे दे यार। कोई बुआ की लड़की, कोई मासी की लड़की, कुछ भी ऐसे है, आपने अपने रिश्तेदारों से, घर के लोगों से जो इकट्ठी की सीड मनी है, ये सबसे उत्तम सीड मनी। बैंक लोन लेकर, किसी फाइनेंशियल उससे लोन लेकर ये शुरू किया हुआ पैसा, उधार का पैसा, ये अच्छा नहीं होता। अच्छा बीज लगाओ, अच्छा फल पे। अल्फांसो कहते हैं सबसे बढ़िया जो आम का पेड़ होता है, अगर आप अल्फांसो के आम चाहते हैं तो बीज अल्फांसो का ही होना चाहिए। प्रॉफिट का बीज लगाओगे तो प्रॉफिट में चलोगे, उधार का बीज लगाओगे तो जिंदगी भर उधार में लगोगे। जितनी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियां हैं, सब उधार में रहती हैं। क्यों? वो शुरुआत ही उधार से करती हैं, जीती उधार में, मरती उधार में। और एक हमारे श्रीधर वेम्बू जी अभी ह्यूस्टन गए हुए थे, अभी उन्होंने रिसीव किया, श्रीधर वेम्बू जी ने। उन्होंने कहा वहां पर कि अरे भाई मुझे क्या नाम है, मैं रात की चैन की नींद सोता हूँ, क्यों? मेरे पर कोई उधार नहीं है, मैं कोई इक्विटी नहीं देता हूँ, मुझे क्या जरूरत क्या है। श्रीधर वेम्बू डेट फ्री कंपनी चलाते हैं, 25,000 30,000 की कंपनी है आजकल की जो। क्यों? शुरू से ही आप सीड मनी ही आप वाला लगाओ, आगे चलेगा। एकदम ध्यान करना, एक और भी गड़बड़ है ये सीड मनी की। अगला चले जरा। सीड मनी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है ना, ये आपको मेहनती, विनम्र, ईमानदार और उद्यमिता का सफल अभ्यासक भी बनाती है। जरा ध्यान करना, बैंक या प्राइवेट लोन की ईएमआई आपको अपने काम पर एकाग्र नहीं होने देती। आपने मान लो बैंक से लोन ले लिया, कोई मानो बैंक वाला मानो 2 लाख लोन दिया उसने, तो पहले ही महीने 20,000 तो अपना काट के ही देता है आपको पहली किस्त। प्रैक्टिकली आपको 1,80,000, वो भी कोई दे दुआ के करते करते प्रैक्टिकली तो आपके पास 1,70,000 ही आती है वहां से। और फिर उनको अगले महीने ही आपके बैंक की एक किस्त चाहिए होती है। आपका बिजनेस चले या ना चले, उनको लेना देना नहीं, उनको अपने बैंक की किट है। आप अभी सर्कल सेट कर रहे हैं, आप अभी चीजों को सेट कर रहे हैं, पेमेंट का अभी चक्र बना नहीं, और बैंक वाले कहते हैं जी हमारे को तो दे दो वापिस। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको तो अभी और पैसा चाहिए, इधर बैंक वाले कह रहे हैं मेरी मासिक वो किस्त दे दे वापस। आप फंसना शुरू हो जाते हैं, एनपीए का डर हो जाता है, सब आपका उत्साह, आपका आइडिया ये खराब है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया में पढ़नी है। हाँ, आप शुरू करिए। कितना मेरे को कहा कि सीड मनी कितना होता है, ये अलग अलग निर्भर करता है। 1,000 2,000 से लेकर 20-25 लाख तक का भी हो, चाहे कितना भी हो। अनिवार्य शर्त क्या है कि सीड मनी अपनी जेब की सेविंग, अपनी घर की सेविंग, अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ हो, जिसका ब्याज ना हो और मंथली वापस ना करने का प्रेशर। प्रेशर वापस तो हम कर देंगे। अगली शीट का पैसा। एक ने मेरे से पूछा कि सतीश जी, ये सीड मनी अगर मानो रिश्तेदार से भी ली, बुआ के लड़के से ली या मासी से ली या इवन घर के बड़े भाई से भी ली, तो क्या वापस नहीं करनी क्या? भाई बैंक वालों को तो वापस करना है। मैंने कहा नहीं, परिवार और मित्रों से ली हुई सीड मनी भी वापस करनी है, बल्कि ब्याज सहित करनी है, चाहे उससे भी अधिक करनी है। और ये अधिक वापस करना, ये विश्वास और प्रेम बढ़ाता है, आपको भी अधिक ऊंचाई देता है। हाँ, वापस अब तब करेंगे जब हमारा थोड़ा सिक्कल चल जाएगा ना, हमारे ऊपर मंथली का प्रेशर तो नहीं है। हम 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब हमारे को आवश्यकता लगेगी तब हम कर देंगे वापस। परिवार के लोगों को भी होता है, वो देख रहे होते हैं
कि आप अभी अपने सिस्टम में अभी खड़ा कर रहे हैं, इसलिए वो भी आपको बैंक जल्दबाजी करेगा, महीने पर कह देगा जी मेरे को वापस दे दो। लेकिन परिवार के लोग जिनसे आपने सीड मनी किया है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं, जरा देखते हैं, आगे आगे करो, तो देखें। और शुरुआत में जो कमाई की उसको री इन्वेस्टमेंट करो। इसका एक बड़ा उदाहरण त्रिपुरा में ईश्वरन जी का है। दादी के दिए हुए पैसे से उन्होंने तौलिए बेचने का काम शुरू किया, फिर बाद में तौलिए बनाने का काम शुरू किया, बल्कि एक बार जब नुकसान हो गया तो दोबारा दादी ने पैसे दिए। करते करते आज वो 22-24 हजार करोड़ की कंपनी बन गया है। मैं स्वयं गया हूं वहां पर, जब पता किया तो पता किया सीड मनी कहाँ से ली थी, तो सीड मनी घर से दादी ने दी थी। तो मैंने बहुत से बड़े उद्यमियों का किया कि जो शुरुआत का पैसा कहाँ से लिया, तो वो अच्छा होना आवश्यक है। और जो छोटी मोटी कमाई हुई शुरुआत में, उसी को री इन्वेस्ट करिए, आपका सीड मनी बढ़ जाएगा। और क्या, इस नाते से वो करिए, अगला वो करेंगे, इसको हम देखते जाएं। कुल मिलाकर हम अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत छोटे से करनी है, निपुणता से करनी है, और उसके लिए जो आवश्यक सीड मनी या प्रारंभिक पैसा है वो भी परिवार से और अपनी जेब से इकट्ठा करना है। इसी को धीरे 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 करके बढ़ाना है। ये जैसे पौधा है ना, इधर इस पौधे में छोटा बीज लगाया जाता है, ये भी धीरे से अंकुर होता है। धैर्य रखिए, वो छोटा सा अंकुर निकलेगा, छोटा सा छोटा पौधा बनेगा, फिर इसके जैसा पौधा बनेगा। और ये तो पौधा ही रहेगा, लेकिन कल को अगर वो बढ़ेगा धीरे धीरे पेड़ बनेगा। जब पेड़ बन जाएगा दाने निकल आएंगे, फूल लगेंगे, और फिर फल निकलेंगे। जैविक उद्यमिता कहती है आप बहुत छोटे से इससे करिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जो प्रचलित एंटरप्रेन्योरशिप है, यूरोपियन एंटरप्रेन्योरशिप, वो कहते हैं रात ही रात बस ये किया वो किया, इधर से पैसा लाओ, इधर से फंडिंग लाओ, इधर से आइडिया बनाओ, ये करो, प्रचार करो, प्रचार पर पैसा खर्च करो। उनके भी कुछ होंगे, लेकिन हमारे को तो वो अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं जचा है। लेकिन जब आप इससे करते हैं, आप सेफ रहते हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये 90, 95, 99% की गारंटी है, ये सफल होती ही है। इसके अनेक से उदाहरण, और इसके देखिए 2-3 उदाहरण आज हमने सोच के ही रखे थे। वो क्या है, दिनेश नंदवाला जी हमारे मुंबई के हमारे कार्यकर्ता, स्वावलंबी भारत अभियान के हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं सब प्रकार का। उनकी कंपनी है वक्रांगी लिमिटेड। वो एक बार तो भारत के बिलियनियर लिस्ट में भी आ गए थे। बाद में थोड़ा सा वो उनके 22,000 सारे देश में सेंटर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने पूछा कहाँ से, बहुत छोटे से शुरुआत की, धीरे धीरे वो शुरुआत में बनते 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 आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए। यानी जैविक उद्यमिता में बहुत बड़ा तो बनता है आदमी, लेकिन शुरुआत बहुत छोटे से करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग शुरुआत ही बड़े से करने लग जाते हैं, उधारों से करने लग जाते हैं, हाई फाई प्रक्रिया में करने लग जाते हैं, तो उनकी दिक्कत जाती है। आप पढ़ते हुए 17-18 साल की उम्र से छोटे से शुरू करते जाइए, हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दीपांकर पाल जी का है। वैसे ये बंगाली है, लेकिन मैं फरीदाबाद के एक कार्यक्रम में आए हुए थे, वहां मेरी भेंट हुई इनसे। मैंने उनसे पूछा, तो वो बैटरी बनाने का काम करते हैं, जो रिक्शा में लगती है बैटरी, उसका उन्होंने काम किया बहुत छोटे से। घर के उन्होंने कहा कि बाहर एक स्थान पड़ा था, उसी में शेड वेड डाल के बंगाल में वहां शुरू किया। बाद में जब बड़ा हो गया तो वहां पर दिक्कत थी अपने इसमें बंगाल में, तो उन्होंने शिफ्ट किया यहाँ पर। लेकिन अब रिक्शा बनाई उन्होंने, रिक्शा भी स्थानीय लोगों से डिजाइन करके बनवाई। आज ई रिक्शा बड़े मात्रा में चलती है, भारत में भी उनकी सेल है, नेपाल में भी है, बहुत बड़ा काम है, 150 करोड़ का टर्नओवर है। ये सब उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की, लगातार सतत मेहनत करते चले गए और आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए। इसी प्रकार का नितिन वार्ष्णेय जी का भी अपना व्यवसाय का हिसाब किताब है। एक के बाद एक ऐसे अनेक
में हमारे पास उदाहरण है। ये जो पुस्तक है आपके पास दी जाएगी या आप खरीदेंगे इसको, जब ये पुस्तक का विमोचन हो चुका है, ये जैविक उद्यमिता पर प्रोफेसर राजकुमार जी मित्तल ने लिखी है और बाकी सबने भी इसमें सहयोग करके इसका विमोचन सवाई माधोपुर में हुआ है। आप अपने अपने यहाँ पर भी इसके विमोचन के कार्यक्रम बड़ी मात्रा में आगे चल के कर सकते हैं। ऐसे उसमें 25 उदाहरण सफल उद्यमियों के, जिन्होंने ऐसे प्रकार से जिन सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने शुरू किया, तो आज एक बड़े मुकाम के ऊपर जो है वो पहुंच गए। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर रोकते हैं। यानी आज हमने आइडिया किस एज में शुरू करना, आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं, सीड मनी कैसे होते हैं और सीड मनी से काम छोटे से कैसे शुरुआत करते हैं, यहाँ तक की चर्चा की है। कल हम मार्केटिंग का कैसे करेंगे, इसको विकसित कैसे करेंगे, फाइनेंस की जब समस्या आएगी तो उसमें से समाधान क्या है, कागज पत्र का क्या है, उधार का क्या है, इन सब विषयों की, यानी अब हमारा बीज लग पड़ा है, सीड मनी डल गया है, आइडिया डल गया है, ये आ गया है। इस पौधे को, इस अंकुर को कैसे आगे निकालना बढ़ाना है, इसकी चर्चा जो है हम कल के अपने सत्र में करेंगे। मोटे तौर पर मैं इन उसको अभी अपने आज के विषय को रखता हूँ। प्रश्नोत्तर का समय रहेगा, जैसे ये कल में प्रक्रिया थी और अब आगे का काम डॉक्टर विक्रांत सिंह। जी धन्यवाद भाई साहब। अ, भाई साहब ने 3-4 विषयों के ऊपर आज हम सबका मार्गदर्शन किया और बहुत ही सटीक उदाहरण सहित हम सबको उद्यमिता का मार्ग दिखाया। मुख्य रूप से बताया कि उद्यमिता के लिए कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं है, किसी भी समय हम इसको शुरू कर सकते हैं। पुस्तक में भी दिया गया है। श्रीमती वीना मल्होत्रा जी जो गुड़गांव से हैं, उन्होंने आयुर्वेद के तेल बनाए और बहुत सफलता पूर्वक उनकी मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने 64 साल की उम्र में ये मार्ग उद्यमिता का अपनाया। और हम सब जानते हैं कि फेसबुक के जो ओनर हैं जकरबर्ग, उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ये काम किया था। तो उम्र का कोई इससे मतलब नहीं, आप में दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निपुणता और जो गुण हैं उसमें ये होने चाहिए। और कहाँ से आइडिया लें, वातावरण में बहुत भरा पड़ा है, चारों तरफ हमारी समस्याएं हैं। बिंदेश्वरी दिव्य जी का एग्जाम्पल दिया। आप में कोई पैशन है, किसी में फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी का भी कर सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है तो इन्वायरमेंट का भी कोई कर सकता है। इसी तरीके से सीड मनी, जो भारतीय परंपरा और भारतीय जो सोच है, वो अपने अपने आप से इसको इकट्ठा करना, अपने सहयोगियों से, अपने परिवारजनों से लेकर इसको हम छोटे से बड़ा एक उद्यमी खड़ा कर सकते हैं। इन बातों के ऊपर विस्तार से भाई साहब ने हम सबको बताया। और आप सबसे आग्रह है कि अब आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे, कोई आपकी जिज्ञासा होगी, तो हम इस सत्र में अगले 10-15 मिनट इन क्वेश्चंस आंसर्स को लेंगे। जी अभिषेक विकास जी। जी। हाँ अभिषेक जी, जो राजकुमार जी, अभी मेरा वीडियो स्टॉप कर दिया है जी भाई साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर सुनीता दहिया भाई साहब, दिल्ली प्रांत से सह संयोजक। हाँ। भाई साहब, बच्चे जैसे 11th-12th करके जब कॉलेज में आते हैं तो क्या ये अर्न वाइल यू लर्न, तो वो क्या कर सकते हैं और क्या ये सही उम्र है कि उस टाइम पे वो कॉलेज में जाते ही अपना जो है वो अर्निंग भी शुरू करें? देखिए, ये वास्तव में अर्निंग शुरू करने का विषय नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का विषय है। एंटरप्रेन्योरशिप को सीखने का एक सब्जेक्ट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 जो आई है उसके अनुसार 9वीं कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए। और अब जी। ये सिलेबस में आ रहा है, हर 9th क्लास से एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन हमने तो बल्कि ये कहा है कि 11वीं-12वीं से शुरू करो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है कि 9वीं-10वीं तक उसको बेसिक सब्जेक्ट ही पढ़ने दें, 11वीं से वो फिर इस प्रक्रिया में सीखना शुरू करे। ये शब्द जो है अर्न बाय लर्न की जगह जो है ये होना चाहिए वास्तव में लर्निंग ऑफ अर्निंग, या जी। यूं कहो सेल्फ इंटर्नशिप,
या यूं कहो कि उद्यमिता का सब्जेक्ट सीखने, तो वास्तव में ये अर्न बाय लर्निंग, उसमें कमाई नहीं कर रहा वो वास्तव में उद्यमिता को सीख रहा है एक नए सब्जेक्ट के नाते से। इसलिए 11वीं 12वीं की उम्र में अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ हम भी अपना कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, करके देखते हैं, उन्होंने बड़ी कमाइयां नहीं करनी, 2-4 हजार रुपए से शुरू करेंगे, थोड़ा अभ्यास है, खेलते रहेंगे, थोड़ा उनको आइडिया पड़ता रहता है, प्रयोग करते रहते हैं, 1.5 2 साल 3 साल में उनको 4-5 7 हजार रुपया कमाना लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। फाइनल ईयर तक जाते जाते वो 15-20 हजार रुपए तक का अर्निंग का हो गया, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा जाता है कि अब मैं कभी एक भी दिन बेरोजगार नहीं रहूंगा भाई, ये तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही 15-20 हजार रुपए कमा लिया, आगे चल के तो मैं इसको और भी बढ़ा। इसलिए 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर से ये राइट एज है। एनईपी भी बोल रही है और हम तो कह ही रहे हैं कि हाँ 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर से आप शुरू करें, ये अच्छी बात। जी भाई साहब, धन्यवाद जी। अभिषेक जी जो हैंड रेस करेंगे उनका एक एक करके अनुमति देते जाएंगे। विशाल पुरोहित जी है इंदौर से। हाँ बोलिए नमस्कार शादी। जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ मैं डॉक्टर विशाल पुरोहित इंदौर से बोल रहा हूँ, मालवा प्रांत सह संयोजक की जिम्मेदारी है। भाई साहब, मेरा एक जिज्ञासा मन में आई कि यदि हाँ कोई मुद्रा या शासन की कोई अन्य नीति के अंतर्गत यदि कोई ऋण उपलब्ध होता है जिसमें यदि कोई सब्सिडी भी हो लगभग 20% के आसपास, तो क्या उस दिशा में आगे जाकर हमको ऋण लेना चाहिए? कृपया भाई साहब इस विषय पर आप मार्गदर्शन देकर मुझे अनुग्रहित करें। ये बड़ा प्रश्न है कि बैंक लोन या सब्सिडी लेना चाहिए क्या। व्यक्तिगत रूप से मेरा पूछे तो प्रारंभ में, खासकर जो हम सिखा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जब आप बिल्कुल प्रारंभिक प्रक्रिया में हैं, उस समय पर ये बैंक लोन वाला या चाहे सब्सिडी भी मिलती हो, ये आपकी सहायता नहीं करती। हमारी स्टडी तो यही बता, चाहे वो कहें आज 20% की सब्सिडी मिल जाएगी, 25% की सब्सिडी मिल जाएगी, ये बिना बात का खाना, ये आपको थोड़ी बहुत उस समय लालच तो देता है, आपको कुछ पैसे बचा सकता है, लेकिन आपको एक बड़ा उद्यमी बनने की प्रक्रिया में नहीं डालता। इसलिए शुरुआत में बैंक लोन को हम तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करते भाई, चाहे सब्सिडी वाला भी हो, मुद्रा में हो, किसी में हो। हाँ, जब आपका बिजनेस ग्रो कर गया, जब आप एक्सपीरियंस कर गए, 2-3-4 साल आप चल गए हैं, अब आपकी कमाई वाई का साधन सेट हो गया, अब आप ऊंच नीच क्या है, तब इसकी बैंक लोन की किस्त मैं जमा करा लूंगा, तब भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में आ गए, तो ऐसे 4-5 साल बाद 3 साल बाद आप कोई निर्णय लेते तो अलग बात। लेकिन शुरू में सीड मनी के नाते से, या सीड मनी के अलावा सपोर्टिंग मनी के नाते से, आप चाहें कि आप बैंक लोन या ये सब्सिडी वाला पैसा या मुद्रा या ये बोल रहे हैं, इसका हमारी स्टडी कह रही है, हमारा जो अनुभव कह रहा है, जगह जगह घूमे हैं, जितनों से भी पूछा है, अब लोग क्या करते हैं कि मैंने एक बार पूछा, उन्होंने कहा "अभी बड़ा भारी, हमने तो मुद्रा लोन दिया है"। मैंने कहा एक्चुअली एक बैंक मैनेजर मिले, मैंने उनसे पूछा कि ये वास्तव में लगा रहे साहब बड़ा इस बार लोन दिया है और इस बार तो बड़ा ठीक ठाक है। मैंने कहा एनईपी, थोड़ा बहुत एनईपी होता है, लेकिन आप सहन करना है क्योंकि सरकार ने गारंटी भी दे रखी है, 10% 15% वो एनईपी के लिए सपोर्ट करेंगे सरकार बैंकों को। मैंने कहा अच्छा वैसे होता क्या है। जब पहले तो ठीक ठीक बोलते रहे, लेकिन वो समझ सकते हैं, जब मैंने गहराई से पूछा तो उन्होंने कहा जी भाई साहब ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है। मैं क्यों, क्या एक बंदा था मेरे पास, वो आया, भैंसों के लिए लोन लिया उसने, कितने का, 3 लाख का लोन लिया। मैं कहा फिर, क्या 3 लाख से उसने 2 लाख रुपए तो ले लिया, अपनी क्या नाम है बहन की शादी करने में लगा दिए। फिर 70 हजार रुपए का उसने ले लिया मोटरसाइकिल, और फिर मेरे को आके कहने लगा क्या नाम है ऐसा है जी भैंसे तो मर गई। मैं क्या मर गई, अरे क्या नाम है अभी 3 महीने हुए नहीं, भैंसे कैसे मर सकती हैं। वो उसने किसी तरीके से शुरुआत में जब वो सर्वे करने वाला गया था, उसको भैंसे वैसे दिखा दी किसी की, उसमें 2-4 हजार रुपए दिखा दिए, लेकिन वास्तव में पैसा लिया भैंस के लोन का, लगाया क्या नाम है बहन की शादी में और अपनी मोटरसाइकिल पे, कर लो अब काम।
जब बैंक से सब्सिडियों में फ्री में लगता है पैसा नहीं भी लुटाएंगे देखी जाएगी, ये जो स्वभाव है ना, इससे कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी जिंदगी में फिर बड़े आदमी नहीं बन सकते, बड़े उद्यमी नहीं बन सकते आप। उसको कैसे, लेकिन जब आप सीड मनी घर से लेते हैं ना, आप ध्यान रखना उसका 10 रुपए भी ना वेस्ट नहीं होने देते हो। किसी ने मामे के लड़के से या बुआ की लड़की से या पिताजी से माताजी से इकट्ठा किया हुआ 1 लाख रुपए का लोन हो, सीड मनी लिया हो, उससे वो 70,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीद लेगा क्या? क्या परिवार के लोग खरीदने देंगे? या उसका भी मन करेगा क्या? भी नहीं करेगा। बैंक का पैसा ले लिया, उससे मोटरसाइकिल खरीद लो देखी जाएगी। बैंक को लुटाया लुटाया देखे कौन पूछता है, इधर उधर कर लेंगे जुगाड़। तो ये बैंक के लोन जो है ना, ये आदमी को सफल नहीं बनाते शुरुआत में। मैं आगे की नहीं कह रहा हूँ, जब आप बढ़ जाता है बिजनेस उस समय पर आप करते हैं वो अलग बात है, वो अलग शब्द है। प्रारंभिक समय में मेरा कहना है कि आप लोग इसको, और आप भी स्टडी करिए, कितने ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे अगर आप गहराई से पूछेंगे, तो जितना लोन लिया था उस लोन का 50% भी उन्होंने ठीक से उपयोग नहीं किया, इसलिए रिटर्न भी नहीं आता है, फिर वो हमेशा फंसे रहते। इसलिए हमारा कहना है कि प्रारंभिक मनी, सीड मनी या बाकी जो कुछ तो भी है, वो बहुत प्योर होनी चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए, उसमें 1 रुपए भी हेरा फेरी करने की गारंटी आप स्वयं होनी चाहिए कि आप करते ही नहीं, का मनी नहीं करता। परिवार से इकट्ठी की हुई मनी, सीड मनी को कोई व्यक्ति 1% भी वेस्ट नहीं करता है। बैंकों से मिली हुई सब्सिडी के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, और वो तो होते ही हैं, बैंक लोन के प्रति भी लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए सीड मनी प्योर होनी चाहिए, परिवार से होनी चाहिए, तो फिर पेड़ उद्यमिता का अच्छा बढ़ता है। धन्यवाद भाई साहब। नेक्स्ट को परमिशन दीजिए अभिषेक जी। अच्छा है, स्वागत करते हैं, प्रोफेसर राज नेहरू अपने बीच में आए हैं, की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पहले शायद वीडियो ऑफ किया होगा, वीडियो भी ऑन हो गया है, सुन तो रहे थे पहले से, तो बाद में वे भी अपना विषय रखेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट प्रश्न कोई है क्या? हाँ, यह कौन है? जसवंत जी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई जसवंत भाई। नमस्कार, जसवंत सिंह यादव, हिमाचल प्रांत पूर्णकालिक स्वदेशी जागरण मंच। हाँ बोलो बोलो। जिज्ञासा थी भाई साहब, जब परिवार में इकट्ठी की गई सीड मनी भी ब्याज सहित लौटाना है तो बैंक लोन लेने में क्या हर्ज है? ठीक है ना, वो वैसे तो मेरे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर आ ही गया है जी कि जो परिवार से इकट्ठी की है, फ्रेंड से इकट्ठी की है, इधर से उधर से की है, इसको भी लौटाना तो है, और बल्कि ब्याज सहित या ब्याज से भी बल्कि ज्यादा वाला करके लौटाना है। बैंक का लोन क्यों नहीं लेना? क्योंकि बैंक वाले तो मैकेनिकल रहते हैं, हर महीने वो आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा उनको मतलब नहीं, उनको आपकी महीने की ईएमआई आपको वापस चाहिए। इधर आपने अभी काम शुरू किया, अभी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट का सर्कल बना नहीं है। परिवार वाला अगर मनी लगा हुआ है तो परिवार वाले भी समझते हैं कि हाँ भाई अभी इसका सर्कल नहीं बन रहा, अभी इसके सर्कल बनने में 3 एक महीने लग जाएंगे, वो तब तक इंतजार करते हैं, वो देख रहे होते हैं, प्रत्यक्ष सामने है ना चीजें। वो ऐसा नहीं कहते नहीं भाई हमारे को तो पैसा वापस कर। बैंक वाला जो है वो हर महीने आपका ब्याज सहित अपनी किस्त जो है वो वापस पाने लग जाता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका बिजनेस चला है कि नहीं चला, कस्टमर बेस बना है कि नहीं बना, आपका सर्कल कैसे बना है, बैंक को इसकी चिंता नहीं। इसलिए पैसा तो वापस लौटाना है। बैंक का पैसा वापस लौटाने में और इसमें लौटाने में फर्क है। बैंक का पैसा लौटाना मैकेनिकल है, वो आपके सिस्टम को खराब करता है। जो परिवार से लिया हुआ पैसा है वो जब आप लौटाते हैं वो व्यवहारिक है, देख कर जब आपका बिजनेस कुछ ग्रो कर जाता है, जब आप थोड़ा बचत हो जाती है, जब आप कमाई करने लग जाते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है भाई साहब, मामे के लड़के को कहते हैं मैंने तुम्हारे से 20,000 रुपया लिया है, मैं अभी 5,000 रुपया अभी दे देता हूँ, बाकी अभी मैं और 2 महीने बाद दूँ। वो कहते हैं हाँ ठीक है वो कोई बात नहीं भाई कर। ये व्यवहारिक चीज है।
आप व्यवहारिक बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उसका सर्कल सेट कर रहे हैं। इसलिए परिवार से लिया हुआ पैसा वो आपकी सहायता करता है, वो आपकी चीजों को समझता है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, चीजों को ग्रो कर रहे हैं, आपको उधार फंसी हुई है या निकल आएगी, वो व्यवहारिक रूप से आपकी सपोर्टिव है। इसलिए मैंने कहा परिवार का सीड मनी जो है वो प्योर और बढ़िया क्वालिटी का होता है। बैंक लोन वो क्वालिटी का नहीं होता, वो मैकेनिकल होता है। इसलिए उन दोनों का फर्क है, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नेक्स्ट। जी। है क्या कोई प्रश्न? हाँ, श्रीश खरे जी है। अच्छा, हाँ, कौन है? आशीष जी, कहाँ से? श्रीश खरे जी। श्रीश खरे। अच्छा, शीश खरे, हाँ, शीश खरे वहां से होंगे ना, अपने सिलीगुड़ी से। हाँ, बताओ भाई, बताओ क्या कहना है जी भाई शीश साहब जी? प्रणाम। हाँ, बोलो बोलो। जी भाई साहब, हमारी जिज्ञासा है कि केवल अच्छे आइडियाज आने से क्या होता है। मतलब कि 5-6 आइडियाज तो हमको रोज आ जाते हैं अगर हम आइडियाज लेके बैठे हैं, तो इतने आइडियाज से कैसे काम चलेगा? इसमें आइडियाज के बाद क्या करना चाहिए हमें? इस बात पर आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है भाई साहब। तो वो आइडिया जो है ना, कोई ये कहे कि रोज मुझे 5-7 आइडिया आते हैं, वो वास्तव में आइडिया नहीं आते, वो ऊपर ऊपर के ख्याल आते रहते हैं। आइडिया क्या होता है? आइडिया होता है वास्तव में आपने किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है, या किसी आवश्यकता को पूरा किया है, या कोई नया प्रोडक्ट दिया है, और वो काफी सारा सोच विचार के बाद उसको परिपक्व करना होता है, वो है आइडिया। ये जो तुरंत आता रहता है, रोज आते रहते हैं हरे को, वो ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, वो ये तत्कालिक होते हैं। मैं ये कर दूं तो वाह वाह ये बन जाएगा। मैं तो क्या नाम है उसको, लोहे को सोना बनाने का एक क्या नाम है स्टार्टअप शुरू कर दूं तो क्या बात है। अरे ऐसे ख्याली पुलाव हैं ये आइडिया नहीं है। आइडिया वो है जिसको आपने बहुत सोच समझकर काफी सारी चीजें सर्वे करके या बाकी देख के पकाया है कि हाँ ये वास्तव में लोगों की यहाँ आवश्यकता है। अगर इसका मैंने समाधान दे दिया तो लोग जो है एकदम मेरे को आ जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, मेरे को ग्राहक मिल जाएंगे। वो जो चीज है वो है आइडिया। जो हर टाइम हर दिन में 5-7-10 आते रहना है, वो तो जनरल ख्याल है। अच्छी बात है, आते रहना चाहिए। मैं बड़ा बनूंगा, मैं पता नहीं क्या एलन मस्क को पीछे छोड़ दूंगा, वो क्या नाम है, ठीक है, वो चलने दीजिए उनको, उसका उस ज्यादा नहीं। लेकिन जो बिजनेस आइडिया है वो आपका काफी सोच समझकर आप 5-7 में से चूज करते हैं। हाँ ये ठीक लग रहा है, फिर उसके हिसाब से कुछ सर्वे टाइप कर लेते हैं, चारों तरफ चीज समझ लेते हैं, 5 लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बन रहा है क्या, तो फिर उस पर काम करते हैं। इसमें एक और बताओ, कई ये दिमाग में था कि मैं मेरा आइडिया कोई चुरा ना ले, मैं दूसरे को बता दूंगा तो वो शायद उसको आइडिया पे काम रहे। ऐसा नहीं होता। ये आइडिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई चुरा ले ना। ये आइडिया आपका एक स्वभाव है कि आप आवश्यकता गैप्स को पहचानते हो, और वो केवल एक से नहीं बनता, एक के बाद एक की श्रृंखला करनी होती है। वो है आइडिया क्रिएट करना, वो है समाधान क्रिएट करना, वो आपका स्वभाव है, तो उसको जरा ध्यान करना चाहिए। कोई एक लास्ट में प्रश्न एक ले सकते हैं और मुझे लगता है। जी। काफी लोग ने हाई हैंड रेस किया। अभिषेक जी परमिशन दे दीजिए। है अभी है थोड़ा सा समय अच्छा, हमारे पास। आज मैंने थोड़ा 3-4 मिनट पहले फोन किया। वैभव पांडे जी है। हाँ वैभव जी बताओ। हाँ नमस्कार बोलो भाई भाई। साहब। हाँ नमस्कार। भाई साहब हमारी दो जिज्ञासाएं हैं। हम कई बार हाँ। सोचते तो भी कुछ अपना काम शुरू करें पर हिम्मत नहीं पड़ती, क्या करें। और हम्म। दूसरी जिज्ञासा है भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू करेंगे तो पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ेगा? घर वाले भी यही कहते हैं, कृपया समाधान दीजिए आप। हाँ भाई, पहले वाला जो प्रश्न है ये तो व्यवहारिक बड़ा प्रश्न है, सभी व्यवहारिक है कि हम अपना सोच तो कई बार है कि ये करते हैं वो शुरू करते हैं, फिर डर जाते हैं जब शुरू करने लगते हैं। अरे बाप रे, घर से 20-30 हजार रुपया लेके खामखा ये छोटे से कह तो रहे हैं, अरे यार नहीं यार। और जब पहले सोचा 5-7-10 दिन बड़ा उत्साह रहा, ये लिया वो लिया, वो छोटा मोटा खरीद भी लाए, लेकिन बाद में अरे बाप रे मेरे पास टाइम नहीं या कुछ भी, अब डर जाते हैं।
हर एक एंटरप्रेन्योर ये जो है, इसको शुरुआत में एक भय रहता ही है फेलियर होने का। लेकिन कल वाली जो उसमें आया था, ये हमेशा ध्यान करिए, डर के आगे जीत है। जिसने भी काम करना है वो उस डर से ऊपर जाएगा, तभी वो सफल हो पाएगा। और जो आज मैंने पहले कहा, आप निश्चय करिए, संकल्प करिए, पैशनेट हो जाइए। आपका निश्चय, आपका संकल्प, आपका पैशनेट होना, ये आपके डर को निकाल देगा। ये जो हिम्मत बंधते बंधते फिर पीछे हट जाते हो, नहीं, ये आपका निश्चय, आपका संकल्प, आपका पैशनेट होना, ये आपको फिर जो डर आएगा, और डर को गया साइड में हट भाई, जरा मैं चलता हूं, देखी जाए, कुछ नहीं होता। और क्योंकि जैविक उद्यमिता का रूट ऐसा है कि इसमें जो लॉस होना भी है, अगर मान लो, वो भी बहुत छोटा होना है, आप बियरेबल है। इसलिए भी आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे कि आपका मकान ही बिक जाएगा भाई। आप 20-30 हजार 40 हजार से शुरू कर रहे हैं। अगर मान लो मैं कहता हूं आपका 40-50 हजार डूब भी गया, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका परिवार सारा खत्म हो जाएगा या बाकी हो जाएगा। आप कोई मकान दाव पे नहीं लगा कर बेच रहे, या आपने बैंक से कोई 10 लाख का लोन नहीं ले लिया कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे ना। इसलिए जैविक उद्यमिता के लिए जो हमने कहा कि छोटे उससे शुरू करिए, आपको हिम्मत बंधाता है कि हाँ, इसे तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं सफल होऊंगा ही। आई दी वे 2-4-5% प्रॉब्लम हुई, तो भी लॉस इतना छोटा है कि मैं इसको बेयर कर जाऊं। तो ये आपको हिम्मत बंधाने में आपकी सहायता करता है, ये इस हद तक है। और बाकी तो जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि पढ़ाई के साथ करेंगे, तो घर वाले तो कहेंगे कि भाई पढ़ाई पे फर्क नो। हमने देखा है कि जितने भी लड़के पढ़ाई करते समय कुछ न कुछ कमा रहे हैं, ये लड़के अपने बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। हमारा तो अनुभव है कि 90-95% ऐसे लड़कों के नंबर भी ज्यादा आते हैं, और जब अपना काम शुरू करते हैं 2-3 घंटा उसमें से है, तब ये फिल्म में, क्रिकेट में या अन्य जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इनको समय की वैल्यू पता चल जाती है। ये आदमी अपनी अच्छी पढ़ाई जो है ये उस समय पर कर लेता है। इसलिए घर वालों को भी कन्विंस करिए कि अगर मैंने काम शुरू किया तो ये मेरे नंबर बढ़ाने वाली प्रक्रिया होगी, घटाने वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम्म। अभिषेक जी, बहुत लोग हैं, एक आध देख लीजिए और हो तो फिर नहीं तो। एक प्रश्न बस सर लेंगे, और जी। रात 10-12 मिनट को भी सुना भाई। जी। हाँ बोलो, कोई है क्या? मंजू हाँ, सरस्वती। अच्छा, हाँ हाँ, मंजू बहन जी। हाँ बोले। नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते बहन जी। भाई साहब, अभी जोधपुर में मरुधरा ग्रामीण बैंक वालों ने एक शिविर लगाया था, और उसमें हम लघु उद्योग भारती की सबको बुलाया, मेरे को भी बुलाया था। हाँ। और वो बैंक बार बार कह रहे थे कि हम महिलाओं को अच्छे से लोन देना चाहते हैं, कोई आगे आए और हमसे ले। तो सर, मैंने उनसे ये कहा कि आप अगर 6 महीने के लिए किसी भी महिला को लोन देते हो जो अपना काम चला रही है और आपसे लोन लेकर उसको बढ़ा रही है, तो आप 6 महीने के लिए लोन, उसका इंटरेस्ट और लोन माफ करके, और 7वें महीने से उसका इंटरेस्ट और लोन शुरू करिए लेना। तो क्या है कि वो एक स्टैंड पे अपना जम जाएगी, और आपको वो ज्यादा ज्यादा पैसा वापस चुकाने में सामर्थ्यवान हो जाएगी। तो भाई साहब, उनके अभी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे को लगा कि ये बात ठीक रहेगी, ताकि वो अपना स्टैंड कर सके अपने उस पर। नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि ना ही समझ में आए। इसका कारण क्या है, सुनिए। हाँ जी। ये जो हमने कहा कि आप सीड मनी घर से उससे करिए, ये वास्तव में इस महिला को उद्यमी बनाने की प्रक्रिया है। सीड मनी पैसे बिजनेस शुरू करने का केवल रुपया पैसा नहीं है ना, ये उसको एंटरप्रेन्योरशिप की कैसे पैसा इकट्ठा करना है, ये उसको पहले सीखना है उस महिला। तो इसलिए जैविक उद्यमिता में, यानी उद्यमिता के जैविक रूट के उसमें, हम बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि उसको पैसे की कीमत समझ में तब आती है जब वो पैसा सीड मनी इकट्ठा करते हैं। तो वो जो है ज्यादा अच्छे ढंग से जो सीड मनी है या प्रारंभिक पैसा है वो कर पाएगी।
आगे ठीक है, कुछ जैसे आपने प्रयोग बताया अभी 6 महीने तक वो बिल्कुल अगर कुछ नहीं लेते, तो ऐसा कोई प्रयोग करके देखने में हर्ज नहीं है, ये है, काफी तो प्रयोग होते हैं। आदरणीय आलोक राजकुमार मित्तल जी भाई साहब से जी निवेदन है, धन्यवाद। आगे जी बढ़ें। धन्यवाद भाई साहब। हम सबका आज सौभाग्य है कि हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर राज नेहरू जी कर रहे हैं। आप विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के पलवल में है उसके सम्मानित कुलपति हैं, और आपको ये श्रेय जाता है कि ये हरियाणा की, ये भारत की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी है जो नवाचार के लिए जानी जाती है। वास्तव में आपने ही अर्न एंड लर्न स्कीम को एक इफेक्टिवली अपने विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किया है, और किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर युवाओं को स्किल किया जाए और उनको साथ साथ उनकी अर्निंग भी हो, इस विषय पर आपका पूरा ध्यान है। इसके साथ साथ आपने इस विश्वविद्यालय को एक उच्च स्तरीय स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा किया है, इसका श्रेय आपको जाता है। और आप पूरे, चाहे स्किल काउंसिल हो या जो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, PhD चैम्बर, इन सब में आपकी भागीदारी रहती है। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका स्वागत और आपसे आग्रह कि हम सबका मार्गदर्शन आप करें। आदरणीय प्रोफेसर राज नेहरू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रोफेसर राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। आदरणीय सतीश कुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी और बाकी सारे प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया कि आज इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात करें। लेकिन जितना समय मैं पिछले 20-25 मिनट, लगभग 7:45 बजे से मैं सुन रहा था, क्योंकि एक पैरेलल कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से निकलते ही मैं कार्यक्रम में जुड़ा था और मैं आदरणीय सतीश कुमार जी की बात सुन रहा था बहुत ध्यान से। और जितनी बातें उन्होंने बताई मैं उस को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे बोलनी थी, लेकिन वो भाई साहब पहले ही बोल गए, तो मेरे लिए जो विषय है वो अब और मुश्किल हो गया है कि मुझे उस विषय में कुछ और वैल्यू एडिशन करनी है। तो मैं अपने दृष्टिकोण से जितना मेरा सामर्थ्य है उसके आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि उसमें अपना वैल्यू एडिशन करूं। ये विषय राजकुमार जी ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप विषय है, और इस विषय पे भाई साहब का उद्बोधन है और आप अध्यक्षता करेंगे। तो सुनने के पश्चात पहला प्रश्न मेरे मन में आता है कि इनोवेशन हम कहते किसे हैं? हम सब लोग विभिन्न प्रकार से इनोवेशन को देखते हैं, तो परंतु इनोवेशन होती क्या है, हम इनोवेशन किसे कहते हैं? तो एक विषय जो हमेशा मेरे माइंड में रहता है, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर काम करते करते, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी जब मैं आया तो मैं पहला एम्प्लॉय था। ये यूनिवर्सिटी को इसकी घोषणा हुई थी और घोषणा के पश्चात केवल 2 पेपर थे मेरे हाथ में। एक पेपर था जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, और दूसरा पेपर था 85 एकड़ की जमीन का एक पेपर, और ये 2 थमा के बोल दिया गया कि जाइए और अब आप यूनिवर्सिटी बनाइए। तो उस परिस्थिति में जहां आपके पास कोई साधन संसाधन, न मानव संसाधन, न इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो और आप एक ऐसे स्थान से आ रहे हो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहां आपके पास सब कुछ होता है, क्योंकि आपको हायर ही इसलिए किया जाता है कि वहां सब कुछ है और वहां से आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसी चुनौती, जो बड़ी ही विचित्र चुनौती थी, ऐसी विचित्र चुनौती में मैं आज भी मानता हूं कि ये एक एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज थी कि आपको एक संस्थान जीरो से खड़ा करना है, और जीरो में भी आपका कंपैरिजन कुछ है नहीं। नॉर्मली
आप यूनिवर्सिटी जब खड़ी करते हैं तो यूनिवर्सिटी के पैरेलल में और यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो आपको आइडिया होता है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये मॉडल है, ये प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, तो खड़ा कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा चुनौती होती नहीं। लेकिन जब आपको कहा गया स्किल यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है, तो अपने में एक चुनौती थी, क्योंकि भारत में कोई स्किल यूनिवर्सिटी थी नहीं। तो ये अपने में एक प्रेशर जो है वो माइंड के ऊपर पड़ता है। तो मैंने यहाँ इनोवेशन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर बल क्यों देना है, क्योंकि मुझे लगता है इनोवेशन का लिंक थॉट के साथ है, विचार के साथ है। और ये थॉट आता कहां से है? ये थॉट हमारा जो साइकी है, जो ह्यूमन साइकी है, जो मानव की जो साइकोलॉजी है, उसमें एक एस्पेक्ट है, वो है हमारी मेमोरी। और उस मेमोरी के अंदर हमारे पास दो डायमेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक डायमेंशन है नॉलेज का और एक डायमेंशन है एक्सपीरियंस का। यानी जब हमारी मेमोरी में नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों रहते हैं, तो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस जब आपस में संवाद करते हैं तो ये एक थॉट को जन्म दे देते हैं। तो जैसा अनुभव होगा और जैसी नॉलेज होगी, वैसा थॉट बाहर आएगा। तो इसलिए जब बहुत सारे थॉट्स कलेक्टिवली मिलते हैं तो एक थिंकिंग बन जाती है। और अगर उस थिंकिंग को इनोवेटिव थिंकिंग बनाना है, तो उस थिंकिंग के ऊपर आपको कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस ने तो आपको थॉट दे दिया, लेकिन अब उस थिंकिंग के ऊपर आपको कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि वो उस थॉट से अगले स्टेप पे चली जाए, जहां पे जो अनुभव में भी नहीं थी, वो अनुभव के बाहर से। लेकिन उसके लिए एक प्रकार का एफर्ट चाहिए, उसके लिए एक प्रकार की एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अनुभव और नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है, कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना है, कोई नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, या आपको अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इनोवेशन अगर करनी है, तो आपके अनुभव में और आपके नॉलेज में कहीं पे आपके पास अगर कुछ इस प्रकार के अनुभव हैं, तो वो अनुभव जब कलेक्टिवली आपके सामने रहेंगे, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन में सहायता मिलेगी। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे ये बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। हमारे पास एप्पल कंपनी है, स्टीव जॉब्स का उदाहरण है। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में बड़े धक्के खाए और उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन का एक अनुभव हमसे शेयर किया। जब उसका अंतिम लेक्चर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड। और उसमें उन्होंने कहा कि जब वो कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने कैलीग्राफी को सीखने का निश्चय किया और कैलीग्राफी सीखी, और उसके बाद कुछ और काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद वो और जॉब्स करते थे। फिर 2-3 मित्र मिलके उन्होंने गैरेज में एक छोटा प्रयोग करना शुरू किया, जहां पे मैग्नेटोश कंप्यूटर बना। लेकिन वहां वो अपनी इस इनोवेशन में वो क्रेडिट देते हैं अपने जीवन में जो उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी। वो कैलीग्राफी ने जिस समय मैग्नेटोश कंप्यूटर का कीबोर्ड वो बना रहे थे, उसको बनाने में उनको सहायता की। यानी जो नॉलेज, मेमोरी के अंदर जो नॉलेज थी और कैलीग्राफी का अनुभव था, उसने उनको मैग्नेटोश कंप्यूटर को इनोवेट करने का एक साधन, एक आइडिया माइंड में दिया, और उसका जो आधार बना वो आज हमारे सामने है। तो उन्होंने अपने उदाहरण में कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी आज आप जहां हैं और पीछे जो आपके पास अनुभव होगा, जो नॉलेज होगी,
अगर आप उसको ठीक से कनेक्ट कर पाओगे तो आप फ्यूचर में इनोवेट कर पाओगे। इसलिए मैं आज जब हमने नया विश्वविद्यालय बनाया तो हमने इसमें सबसे पहले एक जो चुनौती हमारे सामने जनरल एजुकेशन में थी वो थी कि नॉलेज के साथ अनुभव को कैसे इंटीग्रेट करें। और जो आदरणीय सतीश कुमार जी ने बात बताई कि लर्निंग फॉर अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको अर्न एंड लर्न भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अलग डायमेंशन में कहा और मैं वही डायमेंशन दोहराऊंगा। लर्निंग फॉर अर्निंग का जो डायमेंशन हमारे विश्वविद्यालय ने लिया, ये भी एक इनोवेटिव एस्पेक्ट था जो किसी पुरानी अनुभव से और किसी पुरानी नॉलेज के कॉम्बिनेशन से, और जब थॉट लेवल पे आया तो हमने उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहा, उस पर थोड़ा और ट्रीटमेंट किया और तब जाके हमारा ये अर्निंग थ्रू लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट बना। और उसमें सबसे विचित्र बात क्या थी कि हमने उद्योगों के अंदर अपने बच्चों को प्रोग्राम्स के माध्यम, मान लीजिए अगर हम आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में आज अगर एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चा जाता है तो 40 मतलब 80-90% तो उसको क्लासरूम में ही पढ़ाई कराई जाती है। उसे बाहर की दुनिया का पता नहीं होता, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और उस बदलती दुनिया में तकनीक भी बदल रही है, कौशल भी बदल रहा है। यानी जो आज हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं शेल्फ लाइफ, जो इनोवेशन की शेल्फ लाइफ है और जो स्किल की शेल्फ लाइफ है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। यानी अगर आज से 10 साल से पहले, 1990 से पहले और 1990 से 2000 तक अगर देखें तो इनोवेशन की अगर लाइफ, किसी आइडिया की अगर लाइफ, किसी स्किल की अगर लाइफ 10 साल थी, 8 साल थी, आज वो घट के 1 साल, 6 महीना, 2 साल हो गई है। यानी इतनी तेजी से कौशल भी बदल रहा है किसी काम को करने का और इतनी ही तेजी से तकनीक भी बदल रही है। मुझे याद है 1996 में हमने मोबाइल लिया था नोकिया का, हमारी कंपनी ने हमें दिया था 97-98 में, और वो नोकिया का मोबाइल फोन कम से कम 7-8 साल तक चलता रहा और उसमें डिजाइन में कोई चेंज नहीं आई और नोकिया मार्केट कैप्चर करती गई। लेकिन हमने देखा 98, 97, 98 के बाद जिस गति से तकनीक बदली, नोकिया भी बदल गई, वो कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि वो तकनीक के साथ चली नहीं। उसने उस स्किल सेट को, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसको उसने मार्केट के साथ चलाया नहीं। और उसका परिणाम क्या निकला कि नई कंपनियां सीन पे आई और उन कंपनीज ने निरंतर ऐसी सारी ट्रेडिशनल कंपनीज को ओवर पावर कर दिया और मार्केट कैप्चर किया, क्योंकि उनकी जो आज की स्ट्रेंथ है वो है इनोवेशन। और इनोवेशन में भी किस प्रकार से आप फास्ट, आज देखते हो कोई भी एप्पल फोन ले लो आप, या सैमसंग का ले लीजिए या कोई एंड्रॉइड फोन ले लीजिए, तो आप देखेंगे कितनी फास्ट मोबाइल्स के वर्जन बदल रहे हैं। आज हम एप्पल 13, एप्पल 14 की बात कर रहे हैं और कितने फास्ट ये चेंज हो रहे हैं। तो इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप में पहला जो थॉट है वो है अनुभव अपना कैसे बढ़ाएं हम बच्चों का और उन्हें कैसे एक्सपोज करें नए नए क्षेत्रों में। तो हमारे विश्वविद्यालय ने जब कंसेप्चुअलाइज किया कि इनोवेशन को कैसे हम अपने प्रोग्राम्स में लाएं, तो हमने कहा कि अर्निंग थ्रू लर्निंग या लर्निंग थ्रू अर्निंग के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसलिए विश्वविद्यालय ने उद्योगों के साथ अपना टाई अप किया। अब हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, सबसे बड़ी चुनौती आज देश में क्या थी कि हमारा जो 60-70% बच्चा है, जो रूरल बेल्ट में बच्चा है, इसे इनोवेटिव नहीं माना जाता है। इसे माना जाता है इसे और काम करने हैं, एवरेज काम करता रहेगा। लेकिन मेरे पिछले 6-8 साल के अनुभव में जो मैंने देखा है, जितनी पोटेंशियलिटी, जितनी क्रिएटिविटी, जितनी इंक्यूसिटिवनेस मैंने रूरल बच्चों में देखी है, शायद ही मैंने किसी और बच्चे में देखी। उसका कारण ये है क्योंकि ये डिप्राइव्ड लोग हैं, इनके पास वो सारी साधन संसाधन सुविधाएं नहीं है, और जिनके पास साधन संसाधन सुविधाएं नहीं होती हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार की ललक होती है। और अगर उन्हें सही दिशा मिल जाए, सही अनुभव मिल जाए, सही एक्सपोजर मिल जाए, उनके अंदर इनोवेशन के सीड को क्यूरेट करना बहुत मुश्किल नहीं। तो हमने पिछले 7 वर्षों में देखा है, और मैं ये अपने डेटा के आधार पर कह रहा हूं कि जो डॉक्टर बच्चे थोड़ा ब्रीफ करना, डॉक्टर थोड़ा ब्रीफ करना होगा है?
थोड़ा समय की लिमिट होगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक हाँ है, ठीक है भाई साहब, मैं समराइज ही कर देता हूँ। तो मैं इनोवेशन के 4-5 आयाम आपके स्पष्ट रखता हूँ। 5 तरह के इनोवेशंस हैं। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, उसे अगर इनोवेट करना है तो उसे प्रोडक्ट लेवल पर जो वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, चाहे वो सर्विस बनाना चाहता है, चाहे वो मान लीजिए कोई चाय की दुकान भी ही चलाना चाहता है, चाहे वो कोई छोटी प्रोडक्शन किसी चीज की करना चाहता है, उस प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, उसमें अलग क्या है, ये एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए। प्रोसेस में जिस तरीके से वो बिजनेस प्रोडक्ट को बनाएगा, जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा। आज हमने देखा ऑटो में बहुत सारे लोगों ने अपने ऑटोज के अंदर न्यूज़पेपर रखे हैं, कोई छोटे मोटे इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स रख देते हैं। कस्टमर को किस प्रकार से वो एक्साइट करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर डिलाइट पे कैसे ले जाएं, छोटे छोटे इनोवेशंस अपने प्रोसेस में करते हैं। यानी छोटे छोटे स्तर पर, ऐसा नहीं है कि ये इनोवेशंस बड़ी कंपनियों में होती हैं, ये इनोवेशंस छोटे स्तर पर भी हो सकते हैं। तो दूसरा जो एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस कैसे वो इनोवेट करे, जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल वो क्रिएट करना चाहता है, चाहे वो 50,000 रुपए से कोई बिजनेस क्रिएट करता है, चाहे वो 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करता है, जो मॉडल वो अपना बनाना चाहता है, उस मॉडल में उसने किस प्रकार से कोई नया वैल्यू एड किया हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे उसको दूसरों तक पहुंचाना है, इसको भी कैसे वो इनोवेट कर सकता है, क्या इनोवेशंस उसमें ला सकता है, इसके ऊपर भी विचार एक एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी तो कमोडिटाइज हो गई है और टेक्नोलॉजी फिंगर टिप्स पे है। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर मार्केट में जाता है तो छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस उसको बहुत सहायता कर सकती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत दूर तक पहुंचा सके। जैसे गांव में लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आज वेब प्लेटफॉर्म्स उनके प्रोडक्ट को पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि वो कैसे इनोवेट कर सकता है। सामाजिक स्तर पर सोशल इनोवेशन कैसे एक व्यक्ति को करनी चाहिए, सर्विस को कैसे इनोवेट करना चाहिए, और जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो फ्रेंडली बना के उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनोवेशन भी देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव बना सकती हैं, उसके प्रोडक्ट को डिफरेंट बना सकती हैं, उसे अपने जीवन में और सक्सेस दे सकती हैं। और इस प्रकार से वो हम अपना ही नहीं, अपने समाज का, पूरे देश का एक उदाहरण बन सकता है। और जो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये 50% की जो पॉपुलेशन है, ये जिसको हम समझते हैं कि ये शायद कुछ नहीं कर सकती, ये भारत के भविष्य और भारत के भाग्य को बदल सकती है अगर वो अपने काम में इनोवेशन लेके आए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राज नेहरू जी, आपने समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन किया और बताया कि किस तरीके से इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आवश्यक है, किस तरीके से नॉलेज और एक्सपीरियंस का अपना महत्व है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री सतीश जी का, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स और अपना जो उनका अनुभव है उसके आधार पर आज के इस सत्र में हम सबका ज्ञानवर्धन किया और उसके उद्यमिता के टिप्स भी दिए हमको। मैं सभी प्रतिभागियों का और सभी बंधुओं का, बहनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े धैर्य से और आप सबने इसमें अच्छे तरीके से मिलकर इस सत्र को और कल के सत्र को भी संचालित करने में हम सबका सहयोग किया। अब इस सत्र का समापन कल्याण मंत्र के साथ हम करेंगे और मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर सुनीता भरतवाल जी से कि वो कल्याण मंत्र करें। विकास, कोई सूचना तो नहीं है? विकास जी। जी भाई साहब, एक सूचना है कि जिन बंधुओं ने, काफी बंधुओं ने हैंड रेस किए थे, तो उनका एक टेम्पलेट दे रहे हैं ग्रुप में कि वो अपना उसमें भी सजेशन भेज सकते हैं। दूसरा, आप सभी से आग्रह है कि अपने प्रांत की और क्षेत्र की एक बार सभी कार्यकर्ता बंधु से आग्रह की चिंता कर लेंगे कि कुछ बंधु शायद ज्वाइन करने में चूक जा रहे हैं या उनके पास जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उसका एक समाधान प्रांत स्तर पे बैठक करके या क्षेत्र स्तर पे हो जाए, तो सभी कार्यकर्ता बंधु इस उच्च स्तरीय ई कार्यशाला का लाभ ले सकेंगे, क्योंकि ये सभी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के संदर्भ में ही है।
तो आग्रह है कि कल सभी इसी लिंक पे 6:55, थोड़ा समय का ध्यान रखने का एक विशेष निवेदन है कि आप सभी 6:55 को शार्प इस लिंक पे जुड़ जाएं, ताकि 7 बजे से कार्यक्रम .7 बजे से इसको शुरू किया जा सके। जी, यही सूचना थी। जी, कल्याण मंत्र। अच्छा, तो अंकित जी, राष्ट्रगान के लिए मैं आग्रह करता हूँ आपसे। जी भाई साहब। भाई साहब कल्याण मंत्र जी, भाई साहब, वो कल्याण। कनेक्शन चला गया था। सभी को सादर प्रणाम। कल्याण मंत्र लेंगे। अच्छा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार भाई साहब। सभी का धन्यवाद। आप सभी मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।